अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स। आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज 48 लेक्चर का पार्ट 3 है। आज के लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि जब आप अपने रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, वो चाहे किसी भी शेप में हो, चाहे वो आप गूगल फॉर्म के ज़रिए कलेक्ट करें या आप हार्ड कॉपी की सूरत में कलेक्ट करें या आप इसके लिए कोई भी और ऑनलाइन टूल यूज़ करें, तो वो जो डाटा आप रिसीव करते हैं उसको आप सॉफ्टवेयर में SPSS सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं ताकि वो डाटा रेडी टू यूज़ हालत में आ जाए और सॉफ्टवेयर में रिजल्ट्स के लिए आपके पास वो डाटा तैयार हो। सॉफ्टवेयर तब तक उस डाटे को प्रोसेस नहीं करते जब तक आप उसको उसकी रीडेबल फॉर्म में आप उसमें सबमिट ना करें, उसमें एक्सपोर्ट ना करें। जो डाटा आप अपने एक्सपोर्टर से अपनी जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं, जो डाटा आप अपने रिस्पोंडेंट से रिसीव कर लेते हैं, उस डाटा को रिसीव करने के बाद सॉफ्टवेयर की रीडेबल हालत में लाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, कुछ कोडिंग करनी पड़ती है, कुछ समझना पड़ता है आपको खुद से कि इस डाटा को की कोडिंग क्या बनेगी, किस तरह से इस सॉफ्टवेयर में जाएगा। उसके लिए स्कॉलर्स आप हमारा 48 लेक्चर का पार्ट फर्स्ट लाजमी देखें। इस पार्ट फर्स्ट में हमने आपको बताया था कि जब आप रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो MS एक्सेल की फाइल में आपको उस डाटा को प्री कोडिंग करना पड़ता है ताकि वो सॉफ्टवेयर की रीडेबल हालत में आ जाए। उसी डाटा को फिर जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए एक बेहतरीन तरीका है कि आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकें। अगर आप अपने फॉर्म से या गूगल जो आपने हार्ड कॉपी में अगर आपने अपने क्वेश्चनर को फिल करवाया है या आपने किसी ऑनलाइन और टूल को यूज़ किया है जैसा कि गूगल फॉर्म है, उससे डाउनलोड की हुई फाइल को आप एज इट इज़ आई थिंक कि उसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ये वो फाइल है। जब मैंने इसको गूगल फॉर्म से डाउनलोड किया तो इसमें बहुत सारी ये डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जो है ना, ये सब्जेक्टिव टाइप में लिखी हुई है कि उन्होंने अपने रिस्पोंडेंट ने बताया है कि उसकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, रोल क्या है, एजुकेशन कितनी है। लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए रेडी टू यूज़ हालत में लाने के लिए मुझे इसको न्यूमेरिक फॉर्म में बदलना पड़ता है ताकि फिर सॉफ्टवेयर उसके ऊपर अपने एनालिसिस करे, अपने रिजल्ट्स हमें दे। इसी तरह ये जब आप इसको जो आपके आइटम्स हैं, उस आइटम्स में भी जब आप इसको गूगल फॉर्म से फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वो आपका पूरा आइटम वहाँ आपकी हेडिंग में लिख देता है, जबकि आपको जब आप उसको लेकर जाते हैं अपना सॉफ्टवेयर में, वहाँ आपको एक स्पेसिफिक कोडिंग अपने डाटा, अपने जो आइटम्स हैं वेरिएबल्स के, उसके लिए एक स्पेसिफिक कोडिंग आपको करनी पड़ती है। तो इसके लिए आप हमारा लेक्चर 48 का पार्ट फर्स्ट सुने ताकि आपको ये अंदाजा हो। अब जब आप ये कर लेंगे कोडिंग, उसके बाद आप SPSS में डाटा को लेकर जाएंगे। SPSS बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर, जो कि एजुकेशन सेक्टर के लिए क्वांटिटेटिव स्टडी जब आप करते हैं तो क्वांटिटेटिव स्टडी में रिजल्ट्स निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। ये दोनों तरह के रिजल्ट्स निकाल के दे सकता है आपको। आइदर आपकी स्टडी कोरिलेशनल है या आपकी स्टडी रिग्रेशन मॉडल के ऊपर है। इसी SPSS के जरिए ही आप EFA भी करते हैं, आप CFA भी करते हैं, आप प्रोसेस माइक्रो हेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डाटा की नॉर्मेलिटी वगैरह भी चेक कर सकते हैं। स्कॉलर्स, इन सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है, लेकिन उस वक्त ये आसान है जब आप इसके ये दो इंटरफेसिस को समझ जाएं कि ये दो इंटरफेसिस क्या हैं। यही इन सॉफ्टवेयर की इब्तदा है। इसका पहला इंटरफेस है वेरिएबल व्यू। ये जितने भी आपको इस मेरे डाटा में आपको ये हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, बेसिकली ये वेरिएबल्स हैं या वेरिएबल्स के आइटम्स हैं। जिन आइटम्स से मैंने लिकर्ट स्केल के ऊपर लोगों से क्वेश्चन पूछे हैं, ये दूसरे जो आपको वेरिएबल नज़र आ रहे हैं डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के हैं। तो जब आप अपने इन वेरिएबल्स को एज इट इज़ एक्सेल के इसके जो आपका जो SPSS है, इस SPSS के वेरिएबल व्यू में इस पूरी स्क्रीन को आपको खुद बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाना पड़ता है? अगर आप ये मेरी फाइल देखें, इसमें ये वेरिएबल व्यू में ये जिस तरह से ये हेडिंग आपको नज़र आ रही हैं, ये सीरियल नंबर है, ऑर्गेनाइजेशन नेम है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, नेचर ऑफ बिजनेस है, सो ऑन के आखिरी वेरिएबल तक, यहाँ तक SES 9 तक जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एज इट इज़ मैंने इसमें खुद बनाया। और ये देखें, सीरियल नंबर है, ऑर्गेनाइजेशन नेम है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, बिजनेस टाइप है,
स्कॉलर्स आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक करें। अब ये देखें, इसमें वही हेडिंग्स उसी तरह ही ये वेरिएबल के साथ के नाम से ये चल रही हैं इधर। और इसमें आखिरी जो मेरा वेरिएबल है वो है SES9। ये इसमें जब फर्दर एनालिसिस मैंने किए हैं तो कुछ वेरिएबल्स के मीन्स निकालने पड़ते हैं। ये अगले लेक्चर्स में हम आपको सिखाएंगे कि ये मीन्स वगैरह और ये रिवर्सल अगर आपका कोई आइटम वो कैसे निकालना है। अभी इस लेक्चर में हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि ये डाटा व्यू की फाइल कैसे बननी है और उस डाटा व्यू के साथ उस डाटा को आपने अपने इस MS एक्सेल से ये जो डाटा पड़ा है इसको आपने अपने इस SPSS सॉफ्टवेयर में कैसे लेकर जाना है। तो ये डाटा, ये वेरिएबल व्यू है, ये वो व्यू है जो मेरे वेरिएबल्स हैं पॉसिबल। और इसके बाद डाटा व्यू, ये वो डाटा है बेसिकली। अब यहाँ ये वो वेरिएबल जो मैं इस वेरिएबल व्यू में जो भी मैं वेरिएबल बनाऊंगा, जो भी ये वेरिएबल आपको नजर आ रहे हैं, ये डाटा व्यू में कॉलम्स बन जाते हैं। इस डाटा व्यू में मुझे ये कॉलम्स खुद नहीं बनाने पड़ते। ये कॉलम्स वही हैं जो वेरिएबल व्यू में ये आपको लाइंस नजर आ रही हैं, ये जिसमें कर्सर जो है वो जा रहा है नीचे। यही वेरिएबल्स यहां जाकर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो उसके बाद जब ये क्रिएट हो जाएंगे तो डाटा इसमें शिफ्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। मैं आपको अभी करके दिखाता हूं कि जो अवेलेबल डाटा है इसको मैं डिलीट करता हूं। ये डिलीट हो गया। अब जो मेरे पास डाटा है, मेरे पास असल में ये शीट बनी हुई है वेरिएबल व्यू की। आप जब मैं डाटा शिफ्ट कर लूंगा फिर मैं आपको ये भी बनाना सिखाऊंगा। इसलिए जब ये शीट मेरे पास बनी हुई है तो मेरे वेरिएबल्स की जो लिस्ट है कॉलम्स में ये आ रही है। अब मैं सिंपल एक्सेल से इसको कॉपी करूंगा, अपने एक्सेल के डाटा को Ctrl+C करूंगा, Ctrl+C करके, और इसमें SPSS के पहले कॉलम में जो पहला मेरा रो है, जो मेरा पहला वेरिएबल है, उसके अंदर लाकर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा Ctrl+V के जरिए। तो ये अभी प्रोसेस करने में टाइम ले रहा है। अभी डाटा आपको यहाँ शो हो जाएगा। हमारे साथ रहें। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अभी ये ज़रा सॉफ्टवेयर उसको प्रोसेस करने में टाइम ले रहा है, कुछ टाइम लेता है ये डाटा की। ये देखें, ये उसने पूरा डाटा एज इट इज़ कॉपी कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि ये शीट कैसे बननी है। इसके लिए मैंने एक ब्लैंक इसकी SPSS की फाइल ओपन की हुई है। देखें, अब यहाँ है सीरियल नंबर, मैंने स्पेस दिया और नंबर लिखा तो उसने मुझे कहा नहीं, ये इलीगल कैरेक्टर है। क्योंकि एक्सेल जो है, जो SPSS है, इसमें जब आप किसी वेरिएबल को नाम देंगे तो उस नाम के दरमियान स्पेस नहीं दे सकते आप। तो सीरियल नंबर मुझे इकट्ठा लिखना है, ये उसने दे दिया। अब ये जो आगे वाली चीजें हैं इसके ऊपर मैं अभी आपको बताता हूँ। ORGANIZATION ऑर्गेनाइजेशन नेम। उसके बाद है इसमें मैं 2-3 चीजें सिर्फ आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको उसके बाद खुद वो बनाना आ जाए। ऑर्गेनाइजेशन टाइप, इसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं दोबारा जाकर, डबल क्लिक के जरिए छोटा नाम कर दिया जी। स्कॉलर, जैसे ही मैं किसी वेरिएबल का नाम लिखता हूं यहां, तो उसके नाम लिखने के साथ ही उसका नाम लिखने के साथ ही आगे वाली सारी रोज खुद ही बन जाती हैं ये। अब आगे वाली सारी रोज में जब कुछ डाटा मेरा ऐसा है, इसमें 2 चीजों को समझिएगा कि आपका जो वेरिएबल है उसकी टाइप क्या है, क्या वो न्यूमेरिक है या वो स्ट्रिंग है। अगर तो वो न्यूमेरिक है तो आप उसको न्यूमेरिक करेंगे, और न्यूमेरिक के साथ आप मेजरमेंट स्केल जो है वो या तो आप लेंगे नॉमिनल लेंगे और या आप स्केल लेंगे। ठीक है, जैसा कि इस शीट में है, ये जो मैंने बनाई हुई है, ये इस पूरी मेरी शीट में ये जो मेरा डाटा है, इस डाटा में सिर्फ मेरा एक वेरिएबल ऐसा है जो सब्जेक्टिव है। ये क्योंकि मेरे पास 346 रिस्पोंडेंट्स का डाटा है,
इन 346 रिस्पोंडेंट्स की हर कंपनी का नाम एक से मुख्तलिफ है, तो इसलिए मैं इसको न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं बदल सकता हूं, और मुझे वैसे उसमें ले जाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आप ले जाएं तो कोई मसला नहीं है। जब आपका कोई वेरिएबल ऐसा हो जिसमें सब्जेक्टिव चीज हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि इसको आपने टाइप में जाकर इस स्ट्रिंग के बटन पर क्लिक करना है। अब स्ट्रिंग के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक्सेल खुद ब खुद समझ जाएगा कि इसके अंदर कोई न्यूमेरिक डाटा नहीं है, इसके अंदर सब्जेक्टिव डाटा है, तो वो सब्जेक्टिव डाटा को उसकी तरह से ट्रीट करेगा। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि ये स्ट्रिंग या नॉन न्यूमेरिक डाटा इंतहाई कम हो आपके इस सारे प्रोसेस में। जब यहां स्ट्रिंग होगा तो आपने अपने जो मेजरमेंट स्केल है वो नॉमिनल रखेंगे आप उसको, ठीक है। अब ये आपका यहां स्ट्रिंग है, सिर्फ एक वेरिएबल जो है वो मेरा इसमें वो है जो सब्जेक्टिव है, तो इसको मैं रखूंगा नॉमिनल, बाकी सबको मैं रखूंगा स्केल, इसको मैं कर दूंगा स्केल। अब स्कॉलर ये मेरे वेरिएबल जैसे ही मैंने यहां डाले तो इन वेरिएबल्स ने यहां कॉलम्स शो कर दिया, जबकि ये पहले यहां मौजूद नहीं थे। ये पहले यहां ये ब्लैंक शीट थी, जिस तरह ये ब्लैंक शीट थी उसी तरह ये ब्लैंक शीट है। अब ये यहां ET01 है, अगर मैं यहां एक और कॉलम अपना ऐड कर दूंगा, एक और वेरिएबल ऐड करूंगा ET02, जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो डाटा व्यू की शीट में वो वेरिएबल खुद ब खुद कॉलम बन जाएगा, जैसा कि मैंने आपको इस वाली अपनी शीट में बताया कि मुझे सिर्फ इनको तैयार करना है। इनको तैयार करना इंतहाई आसान है कि आपने इस वाले कॉलम में सिर्फ उस वेरिएबल का नाम लिखना है, जिसमें नाम के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेस बहुत जरूरी है तो आप अंडरस्कोर या डैश का या कोई आप उसके लिए फुल स्टॉप का कोई ऑप्शन इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसके दरमियान आप स्पेस नहीं देंगे। स्पेस देंगे तो उसको इलीगल कैरेक्टर तस्वुर करेगा। ये जैसे ही आप इसमें डायल करेंगे, लिखेंगे या टाइप करेंगे, तो इधर आपका वो कॉलम खुद ब खुद बन जाएगा। अब जब ये कॉलम बन जाएगा तो उस कॉलम के बनने के बाद आपने सिंपल ये जो 48 लेक्चर के पार्ट फर्स्ट में हमने आपको ये शीट तैयार करवाई है, इसको आप कॉपी कर लेंगे Ctrl+C करके, और इसमें लाकर आप इसको पेस्ट कर देंगे। सिर्फ ये है डाटा की एक्सपोर्टिंग। ये फाइल के जरिए भी होता है, लेकिन आपको ये जो मैनुअल तरीका मैंने सिखाया है, इसमें उम्मीद है कि आपके डाटा के आगे पीछे होने की, या आपके डाटा आपके हाथ में होगा, डाटा आपने खुद किया होगा अपने हाथ से। आप फाइल को एक्सपोर्ट मत कीजिएगा इस SPSS में, आप इसी तरह से मैनुअल डाटा को एक्सपोर्ट कीजिएगा। मैनुअल खुद इसको बनाकर और कॉपी पेस्ट के जरिए आप अपने कॉलम्स के अंदर सारा ये डाटा एक्सेल से कॉपी पेस्ट करके इसमें फीड कीजिएगा। डायरेक्ट फीडिंग में SPSS में मत जाइएगा। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आपको रिस्पोंडेंट्स का डाटा मिल जाए तो कुछ लोग ये करते हैं कि यहाँ ये वेरिएबल बनाकर वो फॉर्म से देख देख कर यहाँ उसका रिस्पॉन्स जो है वो फिल कर रहे होते हैं कि जी इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। तो इस तरह मत कीजिएगा। आप अपने डाटा को MS Excel में पहले बनाइएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्कॉलर हैं, आज आप MS या PhD कर रहे हैं, तो आज तो आप अपना काम चला लेंगे, लेकिन इसमें डायरेक्ट फीडिंग करके इन कॉलम्स में आप डायरेक्ट फीडिंग भी कर सकते हैं कि ये जो अगर मैं सबको डिलीट कर दूं तो मैं अपने हाथ से इनको खुद टाइप भी कर सकता हूं, जैसे मैंने एक्सेल में टाइप करना है। लेकिन एक्सेल में टाइप करने का फायदा आपको ये होगा कि यहाँ मॉडिफिकेशन बहुत आसान है। एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसका इंसान यूज टू है, जिसका इंसान रोजमर्रा जिंदगी में डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करता रहता है इन सारी ऑप्शंस को। या किसी दोस्त को पता होता है कि यार ये वाली ऑप्शन कहाँ है, या गूगल के ऊपर उसकी बहुत ज्यादा हेल्प मौजूद है। आप कोई भी ऑप्शन गूगल पे लिखें, उसका पूरा प्रोसीजर निकल आता है। लेकिन इसके अंदर ये यूजर फ्रेंडली इतना नहीं है कि आप इसके अंदर डाटा को अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको नहीं समझ आ रही है, तो फिर उसको ढूंढने के लिए, उसका पूछने के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है, या बहुत ज्यादा गूगल पे सर्च करनी पड़ती है, फिर जाकर कोई चीज समझ में आती है। क्योंकि उसकी वजह ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर बहुत मुश्किल है, उसकी वजह ये है कि ये सॉफ्टवेयर हमारी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। दूसरे नंबर पर जब आप इस तरह से मैनुअल ये सारा काम करके अपने इस SPSS में इसको शिफ्ट करेंगे, उसका एक फायदा ये होगा कि आपकी ग्रिप हो जाएगी इसके ऊपर, आप डाटा से खेलने की आदी हो जाएंगे। तो जब आप प्रोफेसर बनकर आप PhD के बाद डॉक्टर बनकर जब आप स्टूडेंट्स के सुपरवाइज करेंगे, तो स्टूडेंट्स का डाटा दूर से ही देखकर आपको समझ आ जाएगा कि इसकी डाटा में ये इसने गलतियां क्या की हुई हैं और इसको क्या नहीं आ रहा है और कितना किसको आ रहा है। फिर आप स्टूडेंट्स को परसीव कर जाएंगे कि इसको मैंने अब समझाना क्या है।
तो इसलिए आप भी इसी तरह मैनुअल इसको कीजिएगा। और मैनुअल, अब इसमें एक चीज़ और है जो कि रहती है, वो ये है कि ये जो कोडिंग की हुई है, ये जो डाटा की कोडिंग है, जैसा कि ये है, अब मेरा जो डाटा है, एक मिनट ज़रा, ये सॉफ्टवेयर ज़रा तंग कर रहा है। ये अब इसमें अगर आप देखें कि ये जो मैंने कोडिंग की हुई है, जब आप इस शीट को बना रहे होते हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए, तो आपके लिए 3 चीजें अहम हैं। क्या आपका जो वेरिएबल है उसकी टाइप न्यूमेरिक है या स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की ऑप्शंस बहुत महदूद होती हैं, बहुत कम वेरिएबल्स ऐसे होते हैं, इसको अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी सिर्फ ज़हन नशीनी के लिए, आपको सिखाने के लिए ये ऑप्शन आपको दिखाना जरूरी है कि अगर आपके डाटा में भी इसी तरह कोई सब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन है जिसको आप ऑब्जेक्टिवली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं कोडिंग के जरिए, किसी एक पैटर्न पे न्यूमेरिकली वो डाटा नहीं आ सकता, तो आप उसको स्ट्रिंग की ऑप्शन में लाकर, तो स्ट्रिंग में आप उसको कर सकते हैं कि नॉमिनल स्केल देकर उसका मेजरमेंट, और आप उसको सब्जेक्टिव हालत में ले सकते हैं। अब आप इधर देखें, ये सारा डाटा मेरा सब्जेक्टिव फॉर्म में है, बाकी सारा न्यूमेरिक फॉर्म में है। अब जहां आपका डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में है तो वहां आपने उस वेरिएबल का नाम लिखते ही साथ उसकी टाइप न्यूमेरिक कर देनी है। ये सारा चीजें न्यूमेरिक फॉर्म में है। अब इधर जो न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा होगा उसका मेजरमेंट स्केल आपने स्केल करना है। ये 3 ऑप्शन है, ऑर्डिनल, नॉमिनल, स्केल। अगर आपका डाटा न्यूमेरिकल डाटा है तो आपने उसकी मेजरमेंट को स्केल के ऊपर करना है, ठीक है, फिर आगे आपके रिजल्ट सही आएंगे। अब ये जो आपने लिकट स्केल इस्तेमाल किया है कि डाटा को उसको कैसा पता चले कि ये जो डाटा आपने मंगवाया है स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, तो उसके लिए आपको ये बनाना पड़ता है। ये कैसे बनाना पड़ता है कि ये देखें, एक का मतलब है जब आपके इस डाटा में जहां जहां ये जो आपको रिस्पोंडेंट से डाटा मिला है, ये जहां जहां 7 7 6 6 5 1 1 3, इसका क्या मतलब है। अब ये इसका क्या मतलब है, वो अब आपको सॉफ्टवेयर के अंदर फीड करना है। ये मैनुअल फीडिंग करनी पड़ती है कि 1 का मतलब है स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 का मतलब है डिसएग्री, 3 का मतलब है समवट डिसएग्री, 4 का मतलब है न्यूट्रल। ये जो भी लिकट स्केल आपने इस्तेमाल किया, 7 का मतलब है स्ट्रांगली एग्री। कि आपको ये कैसे बनाना है, ये देखें। इसको मैं इधर आऊंगा, इसको मैं कहूंगा वैल्यूज में कि इधर ऑर्गेनाइजेशन टाइप में कि जी जो एक वैल्यू है उसका मतलब है सोल प्रोप्राइटर, इसको मैं कहूंगा ऐड कर दें। अब मैं कहूंगा जो 2 है उसका मतलब है पार्टनरशिप फर्म, इसको मैं कहूंगा ऐड कर दें। अब मैं कहूंगा जो 3 है उसका मतलब है कंपनी, इसको मैं कहूंगा ऐड कर दें। अब जो 4 है उसे मैं कहूंगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऐड कर दो। इसको मैं ओके करूंगा तो ये उसकी फीडिंग जो है वो इसमें ऐड हो जाएगी। अब इसके जो इधर मैं डाटा फेंकूंगा उसमें जैसे ही 3 होगा, 4 होगा, 1 होगा ऑर्गेनाइजेशन टाइप में, तो ये सॉफ्टवेयर को पता होगा कि इसका क्या मतलब है। ये आपने जो इसको यहाँ कोडिंग कर दी है। अब ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है, ये वाला जो मैंने लिकट स्केल पे यूज किया है, उसको मैं कहूंगा 1 का मतलब है डिसएग्री, ऐड कर दें। 2 का मतलब है न्यूट्रल, ऐड कर दें। 3 का मतलब है, इसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप नोट नो, ठीक है, इसको आप जिस तरह मर्जी चाहें आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि उसी के ऊपर दोबारा क्लिक करें और उसको आप चेंज कर लें। ये इधर लाके इसको आप जैसे ही करेंगे डिसएग्री, जो स्पेलिंग स्पेलिंग आपने सही करने हैं तो उसको आप कर दें इसको उसी तरह ही, ठीक है। अब आप उसे कहें, इसको आप ख़त्म भी कर सकते हैं। आप इसे कहें जी 1 और 1 को आप फिर करें। ये जितना आप इससे प्ले करेंगे उतना ही आप इसको सीखेंगे। अगर मैं इसको करता हूँ 3 और इसको मैं कहता हूँ एग्री और इसको ऐड कर दें,
तो ये उसको ऐड कर देगा। अब जब मैं इसको ओके करूंगा तो ये वाली मेरी जो कोडिंग है ये इसमें ऐड हो जाएगी। इसको जब मैं एक अपने वेरिएबल का बना लूंगा तो कंट्रोल सी करके आई थिंक मैं इसको दूसरों में भी, ये एक को मैंने जब बना लिया तो एक को बनाने के बाद दूसरों में मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि टाइम बच जाए। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जितने भी मेरे आइटम्स हैं इन सब के लिए मुझे इनको अलग अलग नहीं बनाना, मुझे सिर्फ एक को बनाना है और एक को मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी करूंगा और नीचे हर किसी में जाकर पेस्ट कर दूंगा। अब इनको अगर मैं खत्म कर दूं, सबको इसको खत्म कर दूं, इधर देखें कि अगर मैं इसको एक वेरिएबल और बनाऊं यहां ET03 ET04 ओके ET04 ET05। अब ये उसी तरह ही मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर का अपने वेरिएबल का नाम डालना है, बाकी सारी चीजें वो खुद डालता है। सिर्फ मुझे यहाँ आके स्केल को करना है जी, ये स्केल है, ये अननोन लिखा हुआ ना, जब तक आप इसको स्केल नहीं करेंगे डाटा आगे प्रोसेस नहीं करेगा सॉफ्टवेयर। इसको मैं कर दूंगा स्केल। अब ये जो मैंने यहाँ बनाया है इसको मैं कंट्रोल सी करूंगा और इधर मैं कंट्रोल वी कर दूंगा, कंट्रोल वी। सिर्फ मुझे एक को बनाना है, टाइम बचाने के लिए बाकी सबको मैं पेस्ट करूंगा, कॉपी पेस्ट, और ये उसकी कॉपी पेस्ट की ऑप्शन को एक्सेप्ट करता है। अब ये जब 5 तक गया तो आप अगली फॉर्म में देखें ये 5 तक उसने उसके कॉलम भी बना दिए। अब इसका जो डाटा मेरे पास होगा वो मैं यहाँ से एक्सेल से, जैसा कि पहले आपको बताया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा कंट्रोल सी और वहां ले जाकर इसको मैं सिंपली इसको मैं यहाँ जाकर पेस्ट कर दूंगा। ये इसका है जी कि आपने डाटा को किस तरह से एक्सेल से SPSS सॉफ्टवेयर में लेकर जाना है। स्कॉलर्स, इससे नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो बड़े अहम हैं, 49 और 48। अगले लेक्चर्स में हम आपको बताएंगे कि PLS सॉफ्टवेयर्स को जो हाइपोथेसिस जो आपने अपनी स्टडी में डेवलप किए हैं, उस हाइपोथेसिस की डेवलपमेंट के जो टेस्ट हैं किस तरह से उनको टेस्ट करना है, डाटा की नॉर्मेलिटी कैसे चेक करनी है, डाटा की मॉडल फिटनेस कैसे चेक करनी है, और जो आपके रिजल्ट्स हैं हाइपोथेसिस के उसको कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे इन सॉफ्टवेयर से निकालना है। इन सॉफ्टवेयर्स को PLS आपको सिखाएंगे अगले लेक्चर्स में। SPSS के लेक्चर्स हैं, MOS के लेक्चर्स हैं। आप इससे अगले कुछ लेक्चर्स देखें, लेक्चर 49, 40, 50, 51, 52 तक, उनमें ये सब इन सब सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हुए इनके रिजल्ट्स निकालना, उनको थीसिस में कैसे लिखते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, ये सब इससे अगले 48 लेक्चर से आगे वाले लेक्चर्स में मौजूद हैं। तो उन लेक्चर्स को आप लाजमी सुने। स्कॉलर्स, हमारा अगर आपको हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।